द केस ऑफ जूलिया टूफाना। क्या तुमने कभी इसके बारे में सुना है? ये खातून सबसे कामयाब सीरियल किलर रही है, अ वुमन इन द मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री। लेकिन शायद तुमने इसका नाम कभी नहीं सुना होगा। कोई बात नहीं, आज हम बड़ी तफसील से इसको देखेंगे। ये केस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जूलिया ने 17वीं सेंचुरी इटली में 600 मर्दों को मारा था एक एक करके, कामयाबी से बगैर पकड़े। लेकिन कैसे? इस औरत का अपना मेकअप ब्रांड था। ये उस टाइम पे मेकअप बेच के नोट छाप रही थी जब औरत को अंग्रेज भी पैर की जूती समझते थे। लेकिन ये करती क्या थी? जूलिया एक जहर बेच रही थी जिसको aqua tofana कहा जाता है। ये माना जाता है कि इसमें आर्सेनिक, लेड और बेलाडोना मिलाया जाता था। और मेरे जैसे नालायकों के लिए एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आर्सेनिक एक जहरीला मवाद होता है जो कि इंसान के लिए बड़ा नुकसानदेह होता है। लेड तुम्हें पता ही होगा, शीशे को कहते हैं। और बेलाडोना बेरी का जूस। इटली में उस दौर में औरतें अपनी आंखों में सिर्फ एक कतरा डालती थी जो कि उनके डेलों को, पिबल्स को बड़ा कर देता था। और ये करने से लेडीज लोगों की आंखें बहुत अट्रैक्टिव हो जाती थी। ऐसा लोग कहते हैं कि उस वक्त लेड और आर्सेनिक भी मेकअप में आम हिस्सा था। यूजुअली फेस पाउडर्स में ये यूज होता था। उस जमाने की बात है जब लोगों को इनके नुकसान नहीं पता था। रेनेसेंस के दौरान ये समझा जाता था कि बड़े प्यूपल्स खूबसूरत होते हैं, बड़े बड़े डेले। आजकल तुम किसी को ऐसी आंखों के साथ देखो तो बंदा सोच ही पा जाए कि मरण तो नहीं वाला। उस वक्त 17वीं सदी में अरेंज्ड मैरिजेस वहाँ पर भी आम थी। औरतों को अक्सर उनके घर वाले जबरदस्ती शादियों में डाल दिया करते थे बिना उसकी मर्जी या राय। और फिर जब एक बार शादी हो जाती है तो मर्द अपनी बीवियों पर पूरा कंट्रोल रखते थे। ये औरतें बिल्कुल बेबस होती थी, ना उनकी कोई सुनवाई होती थी, ना उनके पास कोई इख्तियार होता था। बस चुपचाप बर्दाश्त करना पड़ता था। शौहर अक्सर अपनी बीवियों को मारते पीटते थे, अपनी बीवियों पर हर तरह की रेसलिंग करते थे। उठा के पटकना, धोना, घसीटना, छितर मारने, मतलब सही अपने मसल्स की एक्सरसाइज बीवियों पे करते थे। वो बेचारी औरतें कुछ भी नहीं कर सकती थी। तो ये सब बहुत ही ज्यादा बुरा था। ये उस वक्त एक ऐसी दुनिया थी जहाँ पे मर्द अपने घरों पर कंप्लीट कंट्रोल में होते थे और सब कुछ उन्हीं के इख्तियार में होता था। चाहे लड़की किसी अमीर घराने से हो या ना हो, उनको सिर्फ एक चीज समझा जाता था, एक ऐसी चीज जो बिना मोहब्बत के शादियों में भी रहती थी। उनकी खुशी या उनकी गमी से किसी को घंटा परवाह नहीं थी। और तलाक उस वक्त बिल्कुल भी आम बात नहीं होती थी। किसी के ज़हन में भी बात नहीं आती थी कि शौहर अगर उल्लू का पट्टा निकल आया है तो उसको छोड़ देना चाहिए। ऐसा नहीं होता था। बस चुपचाप बैठे रहो और अपने शौहर को अच्छे लगने की कोशिश करो, मुस्कुराओ और अच्छी बीवी बनो और कोशिश करो कि आज तुम्हें मुंह पे मुक्का ना पड़े। वो चाहे तुम्हारे ऊपर से ट्रक गुजार दे, तुमने उफ नहीं करनी। ये वो टाइम था। ये बाहरले मुल्क वाले भी ना अभी वो कुएं, वरना ये भी अपनी बुढ़ियों को कूटते होते थे। तलाके वहाँ भी औरत के लिए गाली थी। तो फिर जब तुम किसी ऐसी शादी में फंस जाओ जिसमें ना मोहब्बत हो, ना खुशी हो, सिर्फ तकलीफ हो और मारपीट हो, तो वहाँ पे क्या करना चाहिए? जब निकलने का कोई तरीका ना हो, तलाक ले नहीं सकते, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है और वो ऑप्शन है कत्ल। मार दो। अब ये जूलिया टूफाना कौन थी? हिस्ट्री की एक सबसे ज्यादा कत्ल करने वाली सीरियल किलर थी जो आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। उसकी कोई तस्वीर नहीं मिलती, उसके बारे में बहुत कम डिटेल्स हैं। ये लड़की वाकई एक बहुत बड़ा राज है। जूलिया टूफाना शायद एक औरत तूफानिया दी अदामो की बेटी थी जिसको जुलाई 1633 में फांसी दे दी गई थी। क्यों? क्योंकि उसने अपने शौहर का कत्ल कर दिया था। जूलिया को बहुत खूबसूरत कहा जाता है। कहते हैं कि वो बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी अट्रैक्टिव थी और वो अक्सर एपोथेकेरीज के साथ वक्त गुजारती थी, वो लोग जो दवाइयाँ बनाते हैं और बेचते हैं। लेकिन जूलिया सिर्फ दवाइयों तक नहीं रुकी। उसने अपने ही मिक्सचर्स बनाने शुरू कर दिए थे, नए फॉर्मूला सीखने लगी थी और ग्रेजुअली उसे अपना जहन और हुनर को जहर बनाने में लगा दिया। कुछ लोग कहते हैं कि जूलिया ने ये जहर बनाना खुद से सीखा और कुछ कहते हैं कि नहीं, उसकी माँ तूफानिया ने उसको ये तरीका सिखाया था और अपनी मौत से पहले उसको ये राज बता दिया था। देखो, यूजुअली माँ अपनी बेटियों को कोरमा पुलाव की रेसिपीज देती हैं, लेकिन इस माँ ने अपनी बेटी को जहर की रेसिपी दी थी। माँ बेटियां दोनों सॉलिड बंदियां थी, मानना पड़ेगा। खैर, जूलिया ने एक छोटी सी हार्मलेस लगने वाली लिक्विड की शीशी बनाई। सिर्फ 4 से 6 कतरे ही एक आदमी को खत्म करने के लिए काफी होता था और इसी जहर का नाम aqua tofana था। ये प्रोडक्ट दिखने में एक आम औरतों के कॉस्मेटिक्स या कोई हीलिंग ऑइंटमेंट लगता था। इस पैकेजिंग से किसी के भी शौहर को शक भी नहीं होता था कि ये कॉस्मेटिक्स नहीं है, ये जहर है। जूलिया और उसकी बेटी इस जहर को बनाते थे और बेचते थे। पहले जूलिया ने aqua tofana को एक पाउडर मेकअप की पैकेजिंग में छुपाया ताकि औरतें उसे अपनी ड्रेसिंग टेबल पर क्रीम्स और लोशंस के साथ रख सके और किसी को शक भी ना हो, कोई भी ये ना सोचे कि ये अजीब सी चीज क्या पड़ी हुई है। और उसका दूसरा तरीका और भी ज्यादा अक्लमंद था। उसने aqua tofana को छोटी सी शीशी में छुपा कर बेचना शुरू कर दिया। बंदी थी वैसे, जीनियस, दिमाग चलता नहीं दौड़ता था उसका। तुम सोच रहे होगे जूलिया आखिर ये सब कुछ कर क्यों रही थी, वो जहर वहर क्यों बेच रही थी? देखो, औरत की औरत ही सबसे बड़ी दुश्मन होती है। जूलिया यकीन नहीं रखती थी इस पर। जूलिया उन औरतों से ना बड़ी हमदर्दी रखती थी जो कि गरीब और निचले स्टेटस की थी और ज्यादातर अपना जहर उन औरतों को बेचती थी जो तकलीफ दे और जालिम शादियों में फंसी हुई थी। उसका सिर्फ ये मकसद था कि वो उन बेचारियों की मदद करे, क्योंकि तलाक तो हो नहीं सकती, तो फिर एक ही काम रह जाता है। और इस तरह से इसका नाम एक औरत से दूसरी औरत तक पहुंचता गया और इस तरह से उसका
जहर बिकना शुरू हो गया। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, जूलिया सिर्फ औरतों को नहीं बल्कि मर्दों को भी ये अपना जहर बेचती थी, मगर ज्यादातर उसकी कस्टमर्स औरतें ही होती थी। ये औरतें एक्वा टूफाना जूलिया से खरीदती थी और फिर अपने शोहरों को पिलाती थी, क्योंकि उनके पास ये आजादी का सिर्फ एक ही रास्ता था। एक्वा टूफाना इतना मशहूर इस वजह से भी है क्योंकि इस पे शक जाना मुमकिन ही नहीं था। ये एक स्लो एक्शन जहर था जिसमें दो बड़े फायदे थे। पहला ये अपने विक्टिम के अंदर ऐसे सिम्टम्स पैदा करती थी जो किसी आम बीमारी जैसे लगते थे, जैसे कि फ्लू या कोई बीमारी जो ग्रेजुअली बढ़ती है। बंदा एकदम से फुड़क नहीं जाता और किसी को शक भी नहीं होता। सबको यही लगता है कि आए हाय चंगा पला है सी 2 हफ्तियां तो कह रहे ऐसी टिड्डी दर्द है, सीरी च दर्द है, शायद उसी वजह से फुड़क गया। और दूसरा फायदा ये था कि नेचुरल मौत जैसा लगता था, कोई शक नहीं करता था कि जहर का भी असर हो सकता है। और क्योंकि ये ग्रेजुअली काम करता था तो शोहरों को अपने मामलात सुलझाने का मौका मिल जाता था, उन्हें अपनी वसीयत लिखने का भी वक्त मिल जाता था। उस वक्त लोग बहुत रिलीजियस थे और ये समझा जाता था कि अगर मौत से पहले गुनाहों की माफी मांग ली जाए तो जन्नत मिल जाती है। ये सोचकर उनकी बीवियों को भी जरा सुकून मिलता था कि कम से कम उनके शौहर अपने गुनाहों की माफी मांग के मरेंगे और अब जब वो मरेंगे तो जन्नत में जाएंगे। इट्स अ विन विन सिचुएशन। ठीक है मर गया लेकिन जन्नत में ही होगा बेगैरत। और एक और फायदा ये था कि एक्वा टूफाना बिल्कुल कलरलेस और टेस्टलेस था और जूलिया ने इसे पाउडर की बजाय अब लिक्विड फॉर्म में बनाना शुरू कर दिया था, जो कि इस्तेमाल करने में बहुत ज्यादा आसान हो गया था। इस तरह ये जहर आसानी से पानी या शराब में या सूप में मिलाया जा सकता था। बहुत बार औरतें इसे सूप में मिला लेती थी, सिर्फ चंद कतरे डालना काफी होता था। इसका असर ग्रेजुअली होता था। पहले छोटी डोजेज सिर्फ जुकाम जैसे सिम्टम्स पैदा करती थी। तीसरी डोजेज तक बंदा इतना बीमार हो जाता था कि उल्टियां, डिहाइड्रेशन, डायरिया और पेट में जलन महसूस करता था और चौथी डोज में मौत हो जाती थी। औरतें बस एक छोटा सा कतरा खाने या पीने में मिला देती थी। उस वक्त इटली में औरतों के पास सिर्फ 3 तरीके थे जिंदगी गुजारने के। या तो वो शादी कर लेती थी, या भीख मांगती थी, या अपनी इज्जत बेचती थी। बहुत सी औरतें लेबर के दौरान ही मर जाती थी और वो औरतें जो अमीर तरीन खानदानों से होती थी, बंदा सोचता होगा कि अमीर खानदान से थी तो घर वाले उनके इलाज में पैसा लगाते होंगे। ना, औरत पर कोई भी पैसा खर्च नहीं करता था। औरतों की जिंदगी हर हाल में मुश्किल थी। औरतों को मारा जाता, उन्हें मिसट्रीट किया जाता और कुछ औरतें अपने शोहरों से सीधा सीधा नफरत करती थी। उनकी जिंदगी वाकई बहुत अजीब थी। कोई सुनने वाला नहीं था, कोई उनकी बात नहीं मानता था। बंदा सोचे तो रोज मार खाने से बेहतर है कि औरत बेवा हो जाए। ये रोजाना कुट खाने से बेहतर है ना। अब ये ना कहना कि सना तुम आदमियों के कत्ल को जस्टिफाई कर रही हो। नहीं भाई, क्या हो गया, मैं तो पक्की मिसोजिनिस्ट हूँ। मैं तो कहती हूँ औरतों को औकात में रखना चाहिए, ऐसे पीटना चाहिए कि उनमें चीखने की भी ताकत ना रहे। ऐसी की तैसी इन औरतों की। खैर, जूलिया की क्लाइंट औरतें उसको बहुत प्रोटेक्ट करती थी और वो सिर्फ उन्हीं औरतों को उसके बारे में बताती थी जो कि भरोसे के लायक होती थी। कोई भी शख्स जो टरपोक या दगा करने वाला होता था तो उसको कभी भी जूलिया तक नहीं भेजा जाता था। सब कुछ मुंह जुबानी होता था, राज में होता था। सब लोग चुप रहते थे क्योंकि अगर अथॉरिटीज को पता चल गया कि जूलिया क्या कर रही है तो सिर्फ उसे ही नहीं, उसकी तमाम क्लाइंट्स को भी फांसी हो जाएगी। इसीलिए हर कोई राज को छुपाए रखता था। अपनी रेपुटेशन अच्छी रखने के लिए जूलिया ने एक कॉस्मेटिक्स का काउंटर खोल लिया। बस नाम कॉस्मेटिक्स का नहीं था, वो असल में औरतों को मेकअप भी बेचती थी, लेकिन जो खास औरतें होती थी उनको एक्वा टूफाना दिया जाता था। और अगर किसी को कभी शक हो कि वो कर क्या रही है तो वो आसानी से कह सकती थी कि मैं क्या किया, मैं तो कॉस्मेटिक्स बेच रही हूँ, मैंने क्या किया है। ये तरीका काम कर गया और वो 50 साल तक ये काम करती रही और किसी ने मुंह तक नहीं खोला। जहर अब औरतों का वेपन ऑफ चॉइस बन गया था। ऑथर एनेट ड्रू बेयर का कहना है कि रेनेसांस के दौर के ड्रामों में जब औरतों को स्टेज पर मेकअप करवाया जाता था तो दिखाया जाता था कि असल में उनकी फितरत धोखेबाजी और जहरीली होती है। यार मतलब ये लोग औरतों को कुटते भी थे और फिर कहते थे कि औरतें मकार होती हैं, लानती हो, अच्छा करती थी जो तुम लोग को जहर दे के फुड़का देती थी औरतें। खैर, जूलिया टूफाना अकेली नहीं थी जो कि जहर देकर लोगों को मारने के लिए फेमस थी। बहुत और औरतें भी थीं जो ये वाला काम कर रही थी, लेकिन जूलिया और उसकी बेटी ने ये काफी खामोशी से और चालाकी से काम किया था। ये दोनों इटली में 50 साल तक अपना काम चलाती रही। उस वक्त लिखी गई एक जर्नल के मुताबिक एक्वा टूफाना को शराब, चाय या किसी भी ड्रिंक में मिलाया जाता था। शौहर ग्रेजुअली कमजोरी महसूस करता था, लगता था तबीयत खराब होने लगी है और फिर डॉक्टर को बुलाया जाता था। और फिर जैसे एक्वा टूफाना की दूसरी डोज दी जाती थी, कमजोरी और ज्यादा बढ़ जाती थी। खूबसूरत बीवी बेचारे अपने शौहर की तबीयत को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होती, वो गम और टेंशन का इजहार करती। इस वजह से कोई भी उस पर शक नहीं कर पाता था। बहुत सी औरतों को पॉइजन देने का तरीका सिखाया जाता था कि कैसे शौहर के खाने में इसको मिलाना है और जब शौहर बीमार होने लगे तो कैसे परेशान होना है और जब वो मर जाए तो कैसे मातम करना है और दुख करना है। पूरी कोचिंग की जाती थी ताकि कोई औरत एक्टिंग में रायता फैला के फंस ना जाए। जब डॉक्टर आता, शौहर का चेकअप करता तो वो कहता कि आपको तो बस एक आम सी बीमारी है, फिक्र करने की बात नहीं है, ये दवाई लो, इसको ठूसो और तुम अच्छा महसूस करने लगोगे।
फिर कुछ दिन बाद डॉक्टर को दोबारा बुलाया जाता था क्योंकि शोहर की तबीयत बेहतर होने की बजाय खराब हो चुकी है। तब डॉक्टर हैरान रह जाता था कि हो क्या रहा है, ये एक आम बीमारी है, मैंने सही दवाइयाँ दी हैं, अब तक तो इसको ठीक हो जाना चाहिए था। डॉक्टर्स बिल्कुल परेशान हो जाते थे कि माजरा है कि आखिर है केड़ी बीमारी है। फिर और दवाई दी जाती, चेंज करके दी जाती और देखते ही देखते शोहर मर जाता। जूलिया अपनी क्लाइंट्स को पहले ही सब कुछ बता देती थी कि उनकी मौत के बाद क्या करना है। वो कहती थी कि तुम्हें खास तरीके से रिएक्ट करना होगा, तुम्हें परेशान, एंजाइटी और स्ट्रेस में दिखना होगा, एक्टिंग करनी होगी, फुल ड्रामा करना होगा, और सबसे जरूरी बात, जैसे ही वो मर जाए तो तुमने जोर देना है कि इसका पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन हो। इससे हमेशा नतीजा ये निकलता था कि किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलता था, कभी कोई सबूत नहीं मिलता था और बीवी बिल्कुल बेकसूर समझी जाती थी। पोस्टमार्टम में आना ही क्या था, उस वक्त कौन सी टेक्नोलॉजियां चल रही थी जिससे कुछ पकड़ा जाता। जूलिया ये सब इसलिए करवाती थी ताकि उसकी कोई भी क्लाइंट शक के घेरे में ना आ जाए। उस वक्त लोगों के पास आर्सेनिक या किसी भी जहर को डिटेक्ट करने का कोई तरीका नहीं था। सबको सिर्फ ये लगता था कि बस फ्लू आया हुआ है, कोई वायरल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से आदमी धड़ाधड़ मरी जा रहे हैं। वाकई बड़ा अजीब टाइम था भाई। खैर ये प्लान काफी सॉलिड था, बड़े अच्छे से चल रहा था। तुम्हें ये लग रहा होगा कि जूलिया बस अपना प्रोडक्ट बना रही थी और बस दे जा रही थी कि तू भी ले ले, तू भी खरीद ले, बांट रही थी जैसे वो। ऐसा नहीं था, वो बहुत ही सिलेक्टिव थी जिन्हें वो एक्वा तूफाना बेचती थी। उसने इंश्योर किया था कि जो नए क्लाइंट्स उसने बनाए हैं वो भरोसे वाली औरतें हों। वो उनका बैकग्राउंड चेक करती थी, वो अपना होमवर्क करती थी, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मेक श्योर करती थी कि वो किसी गलत औरत को अपना प्रोडक्ट ना बेचते। इसके बाद जूलिया ने अपने जहर को थोड़ा सा रीब्रांड किया। बोतल पर उसने असल में डायरेक्शंस डाल दिए कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। बोतल पर उसने झूठी मूठी स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस भी डाल दी, जिससे अगर कोई इंस्ट्रक्शन भी पढ़े तो उसको पक्का यकीन हो जाए कि ये कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ही है। जैसे कि रात को चेहरे पर 1 से 2 ड्रॉप्स लगाएं, स्किन की मसाज करें और सुबह हल्के हाथों से मुंह धो लें। तो जूलिया ने ये छोटी लेबल्स लगाना शुरू कर दी। लेकिन क्योंकि हर उरूज को जवाल होता है, जूलिया का भी जवाल आना था। और ये जवाल आया 1650s में एक सूप के प्याले से। एक औरत जूलिया के पास एक्वा तूफाना खरीदने गई। वो नई औरत थी। जूलिया ने अपना काम किया, उस औरत का थोड़ा बैकग्राउंड चेक किया। जूलिया ने तसल्ली कर ली, उसको एक्वा तूफाना दे दिया। ये औरत प्रोडक्ट खरीदती है, उसको घर ले जाती है। वो अपने शौहर का किस्सा खत्म करना चाहती थी, बस इतनी सी ख्वाहिश थी उसको, वो इस शादी से निकलना चाहती थी। तो ये औरत अपने शौहर के लिए डिनर बनाती है और वो एक अच्छा सा गर्म सा सूप बनाती है और उसमें वो 2 ड्रॉप्स डालती है जहर के। और फिर अपने शौहर को बुलाती है कि आ जाओ, ये सूप तैयार है। और उसका शौहर उछलता कूदता आ जाता है। वो बैठता है, वो वाइन भी मांगता है, उसको वाइन ला के देती है और अब वो बैठ जाता है खाने ठूसने के लिए। अब ये वाली औरत दिल की अच्छी औरत थी, ऑब्वियसली एक अच्छी इंसान थी। उसके शौहर ने सूप पीना शुरू कर दिया। वो उसको देख रही थी, उसने कुछ ही चम्मच सूप के खाए होंगे। इस औरत के अंदर की अच्छी बीवी जाग गई और उसने अपने शौहर पर चीखना शुरू कर दिया कि रुक जाओ, इसको मत पियो। इस औरत पर गिल्ट और रिग्रेट हावी हो गया, तो अपने शौहर पर चिल्लाना शुरू कर दिया उसने कि रुक जाओ, इसको नीचे रखो, नीचे रखो, ये सूप मत पियो। वो बहुत ज्यादा फ्रीक आउट करने लग पड़ी। अब उसका शौहर पूछता है कि तुम मुझे ये सूप पीने क्यों नहीं दे रही, ये क्या हरकत है। अपने शौहर की जान बचाने का उसको यही नाम मिलता है कि वो उसे पीटने लग पड़ता है, उसको धोना शुरू कर देता है कि औरत जात हो कि तुमने मुझे खाने से रोका, तेरी तो मैं हड्डियों का पाउडर बनाऊंगा आज, बता मुझे कि सूप में क्या है। उसको शक हो गया था कि सूप में कुछ है। इस कमजोर औरत का मुंह खुल जाता है, उसको बता देती है कि सूप में जहर डाला हुआ है। तो बस खत्म, सब कुछ खत्म। शौहर साहब का गुस्सा आसमान फाड़ के बाहर निकल चुका था। पहले खुद उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करता है और फिर अपनी बीवी को रोम की अथॉरिटीज के पास ले जाता है और अथॉरिटीज उस औरत को किसी टॉर्चर डिवाइस से जोड़ देती हैं। उसको खूब दिल खोल के टॉर्चर किया जाता है ताकि उसके पास जो भी मालूमात है वो सब निकाल दे। ये औरत मर गई थी या नहीं पता नहीं, शायद मरी गई थी। वो लोग तो बेकसूर औरतों को मार दिया करते थे, इसने तो फिर मर्डर अटेम्प्ट किया था। फिर ये बात फैल जाती है कि उस औरत ने कन्फेस कर लिया है और जूलिया की सारी कहानी खोलकर उसने अथॉरिटीज को सुना दी है। बस यहाँ से जूलिया के पुट्ठे दिन शुरू। जूलिया को वार्न किया गया, उसे कहा गया कि इस औरत ने कन्फेस कर लिया, तुम यहाँ से भाग जाओ, यहाँ से चली जाओ, अपने आप को महफूज कर लो क्योंकि अब वो लोग तुम्हें ढूंढने आएंगे। तो जूलिया पैनिक हो गई। उसको अपनी तकदीर का पता था कि वो मरने वाली है। जूलिया अपना सामान पैक करती है और कोशिश करती है कि वो बच जाए, इसलिए वो एक चर्च में जाती है और चर्च से पनाह मांगती है। चर्च उसको अपने पास जगह दे देता है कि बहन ठीक है, तू रह ले इधर। उसका प्लान ये था कि वो वहाँ रहेगी और फिर वो वहाँ से भाग जाएगी। जूलिया यहाँ छुपी हुई थी और लोग अब इस बारे में बढ़ा चढ़ा के बातें करना शुरू हो गए थे। पता नहीं कैसे, लेकिन एक झूठी अफवाह ये फैल गई कि जूलिया ने पूरे रोम के पानी की सप्लाई में जहर डाल दिया। तो ये अफवाहें आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही थी। जाहिर है उसने कोई वाटर सप्लाई जहर नहीं डाला था। लोग गुस्से में थे और वो जूलिया को मारना चाहते थे, वो उसका नामो निशान मिटा देना चाहते थे। समहाउ लोगों को पता चल गया कि जूलिया असल में चर्च में छुपी हुई है। कई लोग मिलकर चर्च में घुस गए और चर्च वालों से कहने लगे कि जूलिया हमें दे दो ठाकुर, तुम्हें उसको हमें देना ही होगा,
हमें अगर तुमने जूलिया नहीं दी तो हमने चर्च को जला देना है। तो चर्च ने कहा कि सॉरी गर्ल, तुम्हें जाना होगा, निकल जाओ यहाँ से। तो चर्च ने जूलिया को अथॉरिटीज के हवाले कर दिया। वो उसे क्वेश्चनिंग के लिए अपने साथ ले गए, लेकिन असल में शायद उन्होंने उसको इतना ज्यादा टॉर्चर किया होगा कि उसको कन्फेस करना पड़ा। तो जूलिया ने कन्फेस किया कि उसने 1633 से 1651 के बीच में 600 आदमी मारे हैं। 600। जुलाई 1659 में जूलिया को उसकी बेटी और 3 एम्प्लॉयज के साथ आखिरकार फांसी दे दी गई। ये कहानी सच मानी जाती है क्योंकि उस दौर के जर्नल्स में ये कहानी लिखी गई थी। लेकिन ये बात बड़ी वियर्ड है कि जूलिया की ना कोई पेंटिंग है, ना कोई पोर्ट्रेट है, उसके बारे में कोई एविडेंस नहीं मिलता जो कि ये साबित करे कि वो वाकई में कोई असली औरत थी। लेकिन क्या तुम्हें लगता है ये सब बकवास हो सकती है, एक झूठी कहानी हो सकती है? खैर, जूलिया, उसकी बेटी और उसके 3 एम्प्लॉयज को रोम के कैंपो दे फियोरो में फांसी दे दी गई। जूलिया की डेड बॉडी को चर्च की दीवार के ऊपर फेंक दिया गया, जो कि चर्च के लिए इस बात का सिंबल था कि शर्म करो। उस वक्त पूरे यूरोप में एक असल में विच हंट चल रहा था और औरतें जो भी कुछ करती थी ना, वो सस्पिशियस ही समझा जाता था और बहुत सी औरतें बस किसी भी चीज के लिए मार दी जाती थी। तो कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, मानते हैं कि जूलिया असल में इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थी। जो स्टोरी उसके साथ चिपकाई जाती है वो असल में उसने किया ही नहीं था। उन्होंने एक बेगुनाह औरत को मार दिया था। तुम्हें क्या लगता है कि क्या ये स्टोरी सच है या झूठ है? क्या तुम्हें लगता है कि इस वीडियो के बाद शौहर अपनी बीवियों के ब्यूटी प्रोडक्ट्स का जायजा लेने वाली हैं? क्या तुमने ये स्टोरी पहले सुनी हुई थी? मुझे नीचे कमेंट्स में लिखो। और आज के लिए बस इतना ही था। मैं मिलती तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।